ब्रैग्स लॉ जो हमारा होता है क्या बताता है, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो अगर हम इंसिडेंट वेव वेक्टर k माने और रेसिप्रोकल वेक्टर हमारा क्या माने, g माने, तो जब हमारा ये वेव वेक्टर g से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, k प्लस g स्कैटर्ड हो जाएगा। और ये हमारी जो कोलिजन होती है ये क्या मानी जाती है, इलास्टिक कोलिजन मानी जाती है। तो जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो हम लिख सकते हैं k डॉट k इक्वल टू k प्लस j डॉट k प्लस j। ये हमारी इलास्टिक कोलिजन में जो हमारी एनर्जी इनिशियल और फाइनल ये दोनों हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां से ये हमारी इक्वेशन जो मिलती है इसी को जब हम आगे सॉल्व करते हैं ये हमारा कहलाता है ये ब्रैग्स लाइन वेक्टर फॉर्म। के हमारा क्या था, इंसिडेंट वेव वेक्टर था और जी हमारा क्या था, रेसिप्रोकल वेव वेक्टर था। तो जब ये दोनों की कोलिजन होगी तो कोलिजन से k प्लस जी हमारा क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। तो कोलिजन हमारा इलास्टिक है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यहां से जब इसको सॉल्व करते हैं तो k डॉट k इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, k डॉट k प्लस g डॉट g प्लस k डॉट g और g डॉट k, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स k डॉट g। अब ये k डॉट k दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2k डॉट g प्लस g डॉट g इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं ब्रैग्स लाइन वेक्टर फॉर्म। ये हमारा क्या है, ब्रैग्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। जब हम ब्रिलॉइन जोन की बात करते हैं तो ब्रिलॉइन जोन में हम ब्रैग्स लॉ का ये फॉर्म यूज करते हैं, ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये हमारा कहलाता है ब्रैग्स लॉ वेक्टर फॉर्म। अब बात करते हैं ब्रिलॉइन जोन क्या होता है। जब हम के स्पेस की बात करते हैं, जब वेव वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो ब्रिलॉइन जोन हमारा क्या बताता है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन विच दी वेव्स आर क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्टेड। तो ब्रिलॉइन जोन हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिलॉइन जोन इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन के स्पेस विच आर रिफ्लेक्टेड। जो रिफ्लेक्टेड की बात करेंगे तो उनका जो लोकस हम निकालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिलॉइन जोन बोलते हैं। अब अगर हम ब्रिलॉइन जोन को कैलकुलेट करें कि किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं, क्या क्या हमारे इसके डायमेंशन होते हैं, तो सबसे पहले हम सिंपल स्क्वायर लैटिस की बात करते हैं। अगर हम सिंपल स्क्वायर लैटिस लें, स्क्वायर का है तो उसकी साइड कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। तो अगर हम वेव वेक्टर की बात करें तो वेव वेक्टर हम लिख सकते हैं, एक हमने मान लिया ai और दूसरा हमने क्या मान लिया, aj मान लिया। हमने क्या लिया, सिंपलेस्ट केस लिया ai और aj। ये हमारी क्या थी, स्क्वायर लैटिस की साइड थी। देखिए स्क्वायर लैटिस को कैसे बनाते हैं, ऐसे तो बनाते हैं। ये हमारा a साइड है और ये भी a साइड है। अगर 2d की बात करें तो एक साइड हमारी ai हो जाएगी, i यूनिट वेक्टर, और दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, aj। अब इसी के अगर हम रेसिप्रोकल निकालें तो रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, सिंपल क्यूबिक का सिंपल क्यूबिक ही रहता है। तो रेसिप्रोकल यहां से कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई a i और 2 पाई अपॉन a 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हमारा क्या था, इसकी साइड थी। अब अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालें, RLV रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, तो हमारी ये जो साइड होगी इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। और इसको अगर हम g से लिखें तो g इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको हमने क्या कर दिया, 2 पाई a i और एक हमने नंबर p से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 पाई अपॉन a j और इसको हमने क्या कर दिया, q से मल्टीप्लाई कर दिया। p और q हमारे क्या है, इंटीजर्स है। अगर यहां से हम 2 पाई अपॉन a कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से देखिए pi प्लस q। ये हमारी क्वेश्चन क्या हो गई, 1 हो गई। तो जब भी हम स्क्वायर लैटिस की बात करेंगे तो स्क्वायर लैटिस वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर 2 पाई a pi प्लस qj। यहाँ पर p और q हमारे क्या है, इंटीजर्स है। अब हमारे जो ब्रैग्स लॉ की कंडीशन होती है k डॉट स्क्वायर 2k डॉट g प्लस g स्क्वायर। तो देखो यहाँ से g तो हमें पता चल गया और k को अगर हम 2 डायमेंशनल में लेंगे तो k को हम कैसे लिख सकते हैं,
के वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, के एक्स आई प्लस के वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, के वेक्टर हो जाएगा, के एक्स हमारा एक्स डायरेक्शन में और के वाई हमारा क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में। अब हम ब्रेग्स लॉ की इक्वेशन अगर लिखें तो ब्रेग्स लॉ हमारा क्या होता है, 2 के डॉट जी प्लस जी डॉट जी इक्वल टू 0। इतना सबको क्लियर है? अब यहां से देखो के की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, और जी की वैल्यू क्या लिखेंगे, हम ये वैल्यू लिखेंगे, और उसके बाद देखते हैं हमारे यहां से क्या कंडीशन मिलती है। तो 2 के की वैल्यू हमने क्या लिख दी, के एक्स आई प्लस के वाई जे डॉट, और यहां से क्या हो जाएगा 2 पाई ए, और यहां से हो जाएगा पी आई प्लस क्यू, ये हमारा हो गया 2 के डॉट जी प्लस जी स्क्वायर जी डॉट जी, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है, तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहां से देखिए 2 पाई अपान ए का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1, तो पी और क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा ये कंडीशन हो जाएगी जब हम स्क्वायर लैटिस की बात करते हैं। अब यहां से देखिए 2 पाई अपान ए, यहां से इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 पाई अपान ए। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आई डॉट आई 1, तो हमारा क्या हो जाएगा पी के एक्स प्लस क्या हो जाएगा क्यू के जे प्लस 4 पाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और यहां से लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 4 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं पी के एक्स प्लस क्यू के वाई इक्वल टू, और यहां से हम ये हमारा माइनस हो जाएगा माइनस पाई बाई ए पी स्क्वायर प्लस, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम P और Q हमारे क्या थे, ये इंटीजर थे, तो अब हम जो ब्रेग्स ब्रिलोइन जोन बनाएंगे तो उसमें हम P और Q की हम आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज करते जाएंगे जो हमारे क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। तो इसके बाद देखिए यही हमारी सेकेंड कंडीशन हो जाएगी, और इसी के बाद हम कंडीशन लगाते जाएंगे। तो पहले हमने कंडीशन मान ली, अगर हम P की वैल्यू प्लस माइनस 1 ले और Q इक्वल टू हम क्या ले ले 0 ले ले। पहले हमने कंडीशन मान ली P इक्वल टू हमारा प्लस माइनस 1 है और Q इक्वल टू क्या है 0 है। उस कंडीशन में देखिए जब Q इक्वल टू 0 कर देंगे तो KY की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो वैल्यू आर्बिट्रेरी हो जाएगी। Q हमने 0 करेंगे तो KY का टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। केवल हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, KX की वैल्यू मिलेगी। और जब यहां से लिखेंगे तो KX इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा +1 लिखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा +1 लिखे -1 लिखे, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर में हमारी क्या हो जाएगी पॉजिटिव ही रहेगी। और +1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -π/a आएगा, और जब माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो kx की हमारी वैल्यू क्या हो गई +-π/a। और ky हमारा क्या हो गया, इसकी वैल्यू हमारी आर्बिट्रेरी हो गई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर q इक्वल टू क्या माना है 0 माना है। अब दूसरी कंडीशन इसका हम जस्ट उल्टा कर दें। सेकंड कंडीशन में हमने क्या मान लिया q इक्वल टू +-1 मान लिया और p इक्वल टू 0 मान लिया। देखिए यहां से पहली कंडीशन जब हमने लगाए तो p इक्वल टू हमने +-1 माना, p हमारा क्या इंटीजर है तो p इक्वल टू हमने +-1 माना और q इक्वल टू 0 माना। जैसे ही q इक्वल टू 0 मानेंगे ky कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ky की वैल्यू हमारी आर्बिट्रेरी हो गई जो हम चूज कर सकते हैं, और kx की वैल्यू क्या हो जाएगी +-π/a। और जब इसका उल्टा करेंगे q इक्वल टू +-1 p इक्वल टू 0, इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा kx 0 हो जाएगा
और kx जब 0 हो जाएगा तो kx की वैल्यू हमारी क्या हो गई, आर्बिट्रेरी हो गई, और ky की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस पाई बाई। इतना क्लियर है सबको? आर्बिट्रेरी है, अपनी इच्छा से मान सकते हैं, ऐच्छिक। हाँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि q इक्वल टू क्या है, 0 है, तो ky की वैल्यू हम प्लस पाई बाई ले, माइनस पाई बाई ले, कोई भी वैल्यू नहीं, इसका कोई रोल नहीं है। और जब p इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा kx की वैल्यू खत्म हो जाएगी, kx हमारा क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी हो जाएगा। अब यहां से देखिए kx की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस पाई बाई है, मतलब हमारी दो वैल्यू हो गई, प्लस पाई बाई है और दूसरी हमारी क्या हो गई, माइनस पाई बाई है, और ky की वैल्यू क्या हो गई, ये भी प्लस माइनस पाई बाई ये हो गई। तो ये चार लाइन मिलेंगी, प्लस माइनस पाई बाई ये और प्लस माइनस पाई बाई ये, इनसे जो घिरा डायग्राम होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ब्रिलॉयन जोन। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पाई बाई ये और प्लस माइनस पाई बाई ये, इन चार लाइन से जो हमारा डायग्राम शेडेड होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ब्रिलॉयन जोन। ये क्या हो जाएगा, दी फोर लाइंस। अब फोर लाइंस कौन सी होंगी, ये देखिए यहां से kx इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई है और ky इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई है, इनसे जो घिरे होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ब्रिलॉयन। सबको क्लियर है? ये देखो यहां से हमने ये इक्वेशन निकाल ली, इसके इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या लिया, ब्रैकेट्स का रिफ्लेक्टेड फॉर्म में लिया और यहां से हमने कंडीशन लगाई। पहली कंडीशन दी p इक्वल टू प्लस माइनस 1, q इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहां से हमें kx की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस पाई बाई a और ky हमारा क्या हो गया, आर्बिट्रेरी हो गया। और जब हम q इक्वल टू प्लस माइनस 1 लेंगे तो p इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ky इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a। अब इन दोनों का जो सेट होगा, इन चार लाइन से हमारा जो घिरा हुआ होगा डायग्राम, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ब्रिलॉयन जोन। इसी तरीके से ये हमारा हो गया फर्स्ट ब्रिलॉयन जोन। इसी तरीके से जब हम सेकंड ब्रिलॉयन जोन निकालेंगे तो सेकंड ब्रिलॉयन जोन के लिए हमें q इक्वल टू क्या ले लेंगे, q की भी वैल्यू ले लेंगे। हमने मान लिया यहाँ पर q की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 1 हो गई। ये देखिए यहां से जब हम q इक्वल टू प्लस माइनस 1 लेंगे और p इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जी 1 माइनस हो जाएगा, तो हमारी कंडीशन आ जाएगी प्लस माइनस kx प्लस माइनस ky इक्वल टू, इसको जब वैल्यू लिखेंगे तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस kx प्लस माइनस ky इक्वल टू 2 पाई बाई है। p स्क्वायर हम करेंगे ये 1 प्लस 1 और यहां से हमारा हो जाएगा प्लस ये 1। अब इसमें हम जो सेट लेंगे, ये भी हमारी लाइन है kx प्लस ky इक्वल टू प्लस माइनस 2 पाई बाई है, यहां से जो हमें चार लाइन से जो हमारा डायग्राम होगा बाउंड्री, वो हमारा क्या दे देगा, सेकंड ब्रिलॉयन। ये हमारा जो बाउंड्री है प्लस माइनस kx प्लस माइनस 1 लिखेंगे प्लस माइनस और यहां से माइनस 2 पाई बाई होगा, प्लस करेंगे तो ये 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 2 पाई बाई। तो ये चार जो कंडीशन होंगी उस ये हमारा क्या दे देगा, सेकंड ब्रिलॉयन। सेकंड ब्रिलॉयन जोन के लिए हमें कंडीशन क्या लेनी पड़ेगी, p की वैल्यू प्लस माइनस 1 और q की प्लस माइनस 1, तो यहां से हमारे जो चार ये लाइन मिलेगी वो हमारी क्या दे देंगी, सेकंड ब्रिलॉयन जोन। अब इसी तरीके से अगर हम थर्ड के लिए बात करेंगे तो थर्ड हमारा ब्रिलॉयन जोन कब मिलेगा, जब हम p इक्वल टू माने प्लस माइनस 1 और q इक्वल टू माने हम प्लस माइनस 2। q की वैल्यू हमने क्या कर दी, प्लस माइनस 2 कर दी और p की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो यहां से हमारा ये हमारा हो जाएगा थर्ड ब्रिलॉयन जोन। ये हमने ब्रिलॉयन जोन बनाया है, ये हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल है। देखो हमने x और y लिया, अगर इसी क्वेश्चन को हम 3D में लिखें तो 3D में क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 3D में हम जानते हैं हमारे x k l ये हमारे क्या होते हैं, मिरर इंडिसेज होते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, h px h kx प्लस q ky प्लस h kl l kz इक्वल टू माइनस पाई बाई a और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर
टी के बजाय हमने क्या लिया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एन। तो ये हमारा हो जाएगा 3 डायमेंशनल ब्रिलॉइन जोन की इक्वेशन। यहाँ पे हम एच क्यू एल एच एच के हो रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या है दूसरे तरीके का, ये हमारा मिरर इंडिसेस का क्या है। तो इन कंडीशन से हमारी ये क्या हो जाएगी, ये हमारी 3D के लिए ब्रिलॉइन जोन की कंडीशन हो जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये इतना सबको समझ में आ गया। अब इसका डायग्राम बनाने के लिए देखिए, जो हमारा पहला ब्रिलॉइन जोन था वो कितनी कितनी लाइन से बना, प्लस माइनस पाई बाई ए से बना। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा ये हमारा हो जाएगा, इस साइड में kx है और इस साइड में हमारा क्या है ky है। ये देखो 2 डायमेंशनल बना रहे हैं, एक kx ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया ky। अब हमारा क्या था प्लस माइनस पाई बाई ए। तो देखो प्लस यहाँ पर अगर हम पाई बाई ए मानेंगे, माइनस हम यहाँ पे मानेंगे, प्लस यहाँ पर मानेंगे और माइनस हम यहाँ पे मानेंगे। तो इनसे जो 4 लाइन होंगी, ये देखो इस तरीके से, ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट ब्रिलॉइन। ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा डायग्राम अच्छा सा बनाना, ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। जितना पाई बाई ये ऊपर होगा उतना ही पाई बाई ये माइनस होगा। तो थोड़ा सा और बना देते हैं इसको ताकि सुंदर दिखे। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन। यहाँ पे हमारा क्या है प्लस पाई बाई ए, यहाँ पर क्या है माइनस पाई बाई ए, यहाँ पर प्लस पाई बाई ए और यहाँ पर हमारा क्या है माइनस पाई बाई ए। तो ये 4 लाइन से घिरा हुआ हमारा पहला क्या हो जाएगा फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन। अब इसके बाद हम चलते हैं 2 पाई बाई ए पे। तो 2 पाई बाई ए के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट मान लिया, इसको अगर नेम करें ए बी सी डी। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया 2 पाई बाई ए, एक पॉइंट हमने यहाँ पर 2 पाई बाई ए मान लिया और एक हमने क्या कर लिया यहाँ पर। ऊपर वाला हमारा प्लस होगा, नीचे वाला हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब हमें क्या करना है इसको मिलाना है और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मिलाएंगे कि ये कॉर्नर हमारा मिलता हुआ है। इस तरीके से यहाँ से जो मिलाएंगे ये कॉर्नर हमारा क्या हो जाए मिलता हुआ है, ये हमारा कॉर्नर मिलता हुआ है। अब इसमें हमारे ये शेडेड रीजन होंगे। तो ये यहां से देखिए, ये ऊपर वाला टॉप वाला ये हमारा कहलाएगा सेकेंड ब्रिलॉइन जोन। ये हमारा क्या कहलाएगा सेकेंड ब्रिलॉइन जोन। अब इसी तरीके से इसके अगर हम पहले फ्री लाइन खींच देंगे और इसके पहले हम फिर एक लाइन खींच देंगे और इसके पहले हम एक और लाइन खींच देंगे, तो ये जो बाकी हमारा बचा ये वाला शेड है, ये वाला, ये हमारा कहलाएगा थर्ड ब्रिलॉइन। क्लियर है सबको? ये हमारा फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन था जिसमें हमने 4 लाइन प्लस माइनस पाई बाई ए लिया। सेकंड हमारा ब्रिलॉइन जोन के लिए हम कंडीशन लगाएंगे, तो इसके आगे हम 0.2 पाई बाई ए लेंगे और 2 पाई बाई ए को सबको मिला देंगे, तो ये हमारा सेकंड ब्रिलॉइन जोन हो जाएगा। और थर्ड के लिए हमने 2 पाई बाई ए और 2 पाई बाई ए, जो पहली हमारी क्या थी फर्स्ट के लिए प्लस माइनस पाई बाई ए, और जो थर्ड मिलेगा उसमें हमारा क्या हो जाएगा दोनों प्लस माइनस 2 पाई बाई ए हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा थर्ड ब्रिलॉइन जोन। ये हमारा हो जाएगा। इसका डायग्राम देखो आप लोग अच्छे से बना लेना। ये देखिए इस तरीके से बनता है डायग्राम, दिख रहा है नहीं? दिख रहा है? अच्छा, तो इसको हम आप लोगों को भेज देंगे डायग्राम।
या बुक वगैरह में देखोगे तो अच्छे से आपको डायग्राम दिख जाएगा। बनाने के लिए क्या है, हमें स्केल चाहिए होगी, जितना हम ऊपर लेंगे पाई बाई ए उतना ही हमारा क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई ए होना चाहिए। जितना हम प्लस 2 पाई बाई ए लेंगे उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई बाई ए होगा। बस हमारी कंडीशन मिलाने के लिए समझ लीजिए, प्लस पाई बाई ए और माइनस 2 पाई बाई ए को मिलाएंगे तो हमारा जो रीजन होगा वो फर्स्ट ब्लोइंग जोन होगा। इसके कॉर्नर को मिलाते हुए जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा सेकंड होगा, और इसी 2 पाई बाई ए और माइनस 2 पाई बाई ए से 4 लाइन खींचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ब्लोइंग जोन हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने बहुत से पार्टिकल बताए, कुछ क्वासी पार्टिकल थे, कुछ हमारे एग्जैक्ट पार्टिकल थे। तो इसमें हमारा जो पहला आता है, इसको आप लोग बीएससी से ही पढ़ते हो, इंटर से ही पढ़ते हो, फोटॉन। फोटॉन को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा ऑफ लाइट। ये क्या होता है, जो लाइट होती है, लाइट जो रेडिएशन होता है उसको हम क्या मानते हैं, लाइट हमारे किसके थ्रू होगी, एक्सचेंज ऑफ क्वांटा, जिसको हम फोटॉन भी बोलते हैं। जितने भी हम यहाँ पर आज बताएंगे वो सारे के सारे हमारे बोसान हैं, और हमारे क्या करते हैं, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। तो फोटॉन हो जाएगा हमारा क्वांटम ऑफ लाइट। इसके बाद जो साउंड का होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटा ऑफ साउंड, या इसको हम लिख सकते हैं क्वांटा ऑफ लैटिस वाइब्रेशन। तो लैटिस जो हमारा, जब हम इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर मूव करता है तो वहां पे जो वाइब्रेशन होते हैं वो हमारे किसके थ्रू होते हैं, फोनान के थ्रू होते हैं। तो फोनान हमारा हो जाएगा क्वांटा ऑफ साउंड या क्वांटा ऑफ लैटिस वाइब्रेशन। और इसका हमने मोमेंटम भी बताया था, जिसको हमने बताया था फोनान मोमेंटम बोलते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं, h क्रॉस k। ये हमारा वेव वेक्टर है। तो ये हो जाएगा फोनान। तीसरा होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारा क्या होगा, क्वांटम ऑफ प्लाज्मा एक्सीलरेशन। जब प्लाज्मा एक्सीलरेशन होंगे तो वो हमारे किसके थ्रू होंगे, प्लाज्मान के थ्रू। ये हमारा हो जाएगा क्वांटा ऑफ प्लाज्मा एक्सीलरेशन। इसके बाद प्लाज्मान हो गया, इसके बाद हो गया पोलरान। पोलरान हमारा हो जाता है फोनान। ये हमारा होता है क्वांटम ऑफ कपल्ड फोनान फोटॉन इंटरेक्शन। कपल्ड फोनान फोटॉन, ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, पोलरान। पोलरान में क्या होता है, फोनान और फोटॉन का ट्रांसवर्स ये होता है कपलिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलरान। इसके बाद होता है, नहीं ये पोलरान नहीं होता है, फोनान फोटॉन का होता है पोलरिटर्न। पोलरिटर्न होता है फोनान फोटॉन का, और पोलरान होता है ये हमारा इलेक्ट्रॉन फोनान का इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन और फोनान का इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन और फोनान। इलेक्ट्रॉन फोनान का जो इंटरेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, पोलरान के थ्रू होगा, और फोनान फोटॉन का थ्रू इंटरेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, पोलरिटर्न के होगा। और एक हमने स्ट्रिंग में बताया था, उसमें हमने नाम लिया था मैग्नान। तो मैग्नान हमारा क्या होता है, क्वांटा ऑफ फेरोमैग्नेटिक स्पिन, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नान बोलेंगे। इसमें नेट पे एक क्वेश्चन आ जाता है, इससे हमें दे देते हैं और मैच करने को बोलते हैं, 3 या 4 देते हैं और 3-4 से मैचिंग के लिए पूछ देते हैं। तो फोटॉन हमें मालूम है, फोनान भी मालूम है, कंफ्यूजन हमारा किसमें होता है, प्लाज्मान। प्लाज्मान भी देखो प्लाज्मा एक्सीलरेशन से संबंधित है, तो इसमें भी पोलरिटर्न और पोलरान में कंफ्यूजन होता है। पोलरिटर्न हमारा क्या है, फोनान फोटॉन का इंटरेक्शन है, और पोलरान हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन फोनान का इंटरेक्शन है, और मैग्नान हमारा क्वांटम ऑफ फेरोमैग्नेटिक स्पिन लेवल। तो ये हमारे क्या होते हैं, क्वासी पार्टिकल होते हैं जिसके थ्रू हमारे इंटरेक्शन होते हैं। ये हमारे जितने भी हैं ये हमारे क्या होते हैं, बोसान होते हैं, बोसान फैमिली को बिलोंग करते हैं। और जो पार्टिकल बोसान को बिलोंग करते हैं उनकी स्पिन कितनी होती है, या तो 0 होती है या इंटीग्रल स्पिन होती है। साथ साथ इनका जो वेव फंक्शन होता है क्या होता है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है।
तो ये आप लोगों का हो गया ये डिफरेंट टाइप के पार्टिकल। सबको क्लियर है? अब इसके बाद देखो जो हमारा सेमीकंडक्टर का टाइप है, सेमीकंडक्टर में आप लोग एक लोग आप सब पढ़ते हो लॉ ऑफ मास एक्शन, नाम सुने हो इसका? सेमीकंडक्टर जो हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर के इंटरमीडिएट स्टेट होती है, इसमें एक टर्म आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इसका फार्मूला होता है N P इक्वल टू Ni स्क्वायर। यहाँ पे आप लोगों के इसमें नहीं है लेकिन ये हम बताए दे रहे हैं N डॉट P इक्वल टू Ni स्क्वायर। N हमारा क्या है? N हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये N टाइप की डोपिंग कंसंट्रेशन हो जाएगी। P हमारा क्या है? P टाइप की डोपिंग कंसंट्रेशन हो जाएगी। और Ni हमारा क्या हो जाएगा? ये कंसंट्रेशन हो जाएगा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो N P इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है? Ni स्क्वायर हो जाता है। इस पे एक न्यूमेरिकल आता है, नेट में इस पैटर्न पे आता है, देखिए बता रहे हैं इसमें कि अगर हम कह रहे हैं एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद 10 पावर 16 बोरान पर सेंटीमीटर। ये कहा गया है कि कोई हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें 10 पावर 16 बोरान पर एटम ये डोप्ड किए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करिए। If intrinsic carrier concentration is given, if Ni equal to दिया गया है Ni equal to 1.5 into 10 power 10 दिया गया है। ये देखिए प्रॉब्लम समझ लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कोई इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, उसमें इतने बोरान एटम पर सेंटीमीटर क्यूब में डोप किए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करिए यदि हमारा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन हमारा क्या हो? ये हो। अब यहां से देखिए L हमारा कैसा है? इंट्रिंसिक है, तो ये हमारा क्या है? बोरान किया गया, इसका मतलब P इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 10 पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है? और होल कंसंट्रेशन हमारा कितना हो जाएगा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? यानी इक्वल टू 10 पावर 16 पर सेंटीमीटर। जब इंट्रिंसिक में क्या होता है? जितने हमारा n ड्रॉप करते हैं उतना ही हमारा क्या होता है? होल होगा, तो होल कंसंट्रेशन हमारा कितना हो जाएगा? हो इसको n मान लो, होल कंसंट्रेशन लिखो, होल कंसंट्रेशन। अब हमारा देखो यहां से Ni मालूम है और ये P दिया गया है। अब हम निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो n निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमें n into P, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ni स्क्वायर अपॉन P, और Ni की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 1.5 into 10 पावर 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P, और P हमारा कितना था? 10 पावर 16। तो n हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हो जाएगा, और ये हमारे क्या थे? नंबर ऑफ डोप्ड। P हमारा दिया गया था, हमने n कैलकुलेट कर लिया, तो n हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हो जाएगा। और होल कंसंट्रेशन क्या होगा? इंट्रिंसिक में जितने हम डोपिंग करते हैं उतना ही हमारा क्या होता है? होल का भी होता है। तो यहां से हमारा होल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 पावर 16 हो जाएगा। अब हम जब डोपिंग करते हैं, जैसे हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, उसको अगर हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम क्या करते हैं? थर्ड ग्रुप के एलिमेंट उसमें डोप करते हैं, और एन टाइप के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनको डोपिंग करना पड़ता है। अगर हम सिलिकॉन को गैलियम साइड पर डोप करें, सिलिकॉन को हमने क्या कर दिया? गैलियम पे कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा? एन टाइप। और इसी तरीके से सिलिकॉन को अगर हम डोप करते हैं आर्सेनियम पे, तो हमें क्या मिलेगा? पी टाइप मिलेगा। और गैलेनियम आर्सेनियम को दोनों को कंबाइन कर दे तो ये हमारा कहलाता है एम्फोटेरिक इम्प्योरिटी। एम्फोटेरिक इम्प्योरिटी।
यहां से देखिए, सिलिकॉन को जब हम गैलियम में मिलाएंगे तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, और सिलिकॉन को अगर हम आर्सेनियम में मिला दें तो हमारा क्या मिलेगा, पी टाइप मिलेगा। अगर हम सिलिकॉन में गैलियम आर्सेनाइड मिला दें तो इस टाइप की इम्प्योरिटी को हम क्या बोलेंगे, एन्फोटोनिक इम्प्योरिटी। न एन टाइप मिलेगा न पी टाइप मिलेगा, हमारा एक अलग तरीके का एलिमेंट हो जाएगा, जिसको हम बताएंगे आगे भी इनडायरेक्ट और बैंड गैप मटेरियल के लिए। तो इतना क्लियर है सबको? बताइए। अब इसके बाद देखो, जो हमारे मटेरियल होते हैं, अगर यहां से हम बात करें, पहला हमारा है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास दो लेवल होते हैं, एक हमारा होता है कंडक्शन बैंड और एक हमारा होता है वैलेंस बैंड। यही तो दो होते हैं, और दोनों के लिए हमारे जो के वेव वेक्टर होंगे वो दोनों के लिए क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कंडक्शन बैंड, यहां से हमारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करते हैं, और वैलेंस बैंड से जंप करके कहां पहुंचते हैं, ये कंडक्शन बैंड पे पहुंचते हैं। तो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल के लिए जो हमारा बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का टॉप, यहां से देखो इसका बॉटम और वैलेंस बैंड का टॉप, ये दोनों हमारे क्या करते हैं, इनके लिए सेम के वैल्यू होती है। फिर से समझिए, यहाँ पे जो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होते हैं, तो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिनके लिए बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड और टॉप ऑफ वैलेंस बैंड दोनों के लिए सेम के वैल्यू होती है। इस केस में इलेक्ट्रॉन हमारा डायरेक्टली एक्साइट कर सकता है और डायरेक्टली डी एक्साइट कर सकता है बाय एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ फोटॉन। इस टाइप के मटेरियल के लिए हमारा कोई भी फोनान का रोल नहीं होता है। इसमें जो हमारा एब्जॉर्प्शन या इमिशन होगा किसके थ्रू होगा, केवल फोटॉन के थ्रू होगा। इसमें फोनान का कोई रोल नहीं होता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जितना भी एब्जॉर्प्शन या इमिशन होता है हमारा किसके थ्रू होता है, फोटॉन के थ्रू होता है। और इसके लिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि इसका हमारा बॉटम, कंडक्शन बैंड बॉटम और वैलेंस बैंड का टॉप दोनों हमारे क्या होने चाहिए, सेम के वैल्यू पर एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर हम माने कोई फोटॉन हमारी एचनी एनर्जी का इंसिडेंट होता है तो यहां से एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होना चाहिए, एचनी का मान E से ज्यादा होना चाहिए। अगर हम मान लें फोटॉन इस पे डालेंगे तो अगर ये बैंड गैप से ज्यादा होगा तभी एब्जॉर्प्शन होगा। ये देखिए, इसका डायग्राम समझ लीजिए। ये दोनों देखो, ये हमारे दोनों क्या कर रहे हैं, सेम। ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है, और ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है। इसका बॉटम और इसका टॉप दोनों के लिए के की वैल्यू क्या है, सेम है। और इसको अगर एनर्जी के टर्म में लिखें, अब अगर यहां पर हम कोई फोटॉन डालेंगे जिसकी एनर्जी क्या है, hν है, तो और ये बैंड गैप की एनर्जी कितनी है इसकी, Eg है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फोटॉन हमारा इमिट होगा, इसकी एनर्जी हो जाएगी hν इक्वल टू। तो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल कौन से मटेरियल होंगे, जिनका कंडक्शन बैंड का टॉप, बॉटम और वैलेंस बैंड का टॉप दोनों हमारे क्या होने चाहिए, सेम के वैल्यू पे होनी चाहिए। इस तरीके के हमारे मटेरियल में हमारा केवल फोटॉन का रोल होता है, फोनॉन का कोई भी रोल नहीं होता है। अगर हम इस मटेरियल पे hν फोटॉन की एनर्जी डालेंगे और hν का मान E से ज्यादा है तो हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इस तरीके के मटेरियल जो हमारे यूज किए जाते हैं लाइट इमिटिंग एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं, जैसे एलईडी है, लेजर्स है, इन सब में हमें यूज किए जाते हैं। और इनके एग्जांपल कौन है, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड और कैडमियम सिलीनियम, ये हमारे कहलाते हैं ये डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। सबको क्लियर है, बताइए जल्दी से।
अब दूसरा हमारा क्या है, इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों के लिए के वैल्यू क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, या तो इधर शिफ्ट हो जाएगा या इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखते हैं दूसरा टॉपिक, इनडायरेक्ट बैंड गैप। इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड और कैडमियम सिलीनियम। और इसका एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर हमारा फोटॉन ही का रोल होता है, इसलिए हम इसको किस पे यूज करते हैं, लाइट इमिटिंग एप्लीकेशन में, जहां पे लाइट को हमें इमिट करना हो, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड है, लेजर्स है, इन सब में इसका एप्लीकेशन होता है डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल का। पढ़े हो ना, इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इस तरीके से, इसके लिए के वैल्यू अलग होगी और इसके लिए हमारी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा जो रोल होता है, यहाँ पे फोटॉन भी होते हैं, साथ साथ क्या होते हैं, यहाँ पर फोनॉन का भी रोल होता है। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल कौन से मटेरियल हो जाएंगे, जिनके लिए टॉप ऑफ वैलेंस बैंड और बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ के पे लाई करें। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए यहां से एक्साइट होकर जहां पे जाएगा, if electron goes from top of valence band to bottom of conduction band, it has to change energy as well as wave vector। यहाँ पे wave vector अलग है और यहाँ पर wave vector अलग है। और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर हमारा फोनॉन का भी रोल होता है। यहाँ पर क्या होता है, फोनॉन, फोटॉन के साथ साथ में फोनॉन भी करते हैं। इफ देयर इज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ से एक्साइटेशन होगा, उस कंडीशन में all the energy will be emitted in the form of photon, but some energy is emitted in the form of phonon and photon। यहाँ पे जब हमारा एक्साइटेशन होगा तो सारी की सारी एनर्जी लाइट में नहीं इमिट होगी, बल्कि कुछ हमारी एनर्जी क्या होगी, फोनॉन में भी होगी, जिसके कारण यहाँ पर some part of energy transferred to lattice and therefore lattice will be vibrate and heat is generated। तो यहाँ पर लाइट भी जनरेट होगी, लाइट के साथ साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगी, हीट भी जनरेट होगी, क्योंकि हमारा फोनॉन क्या है, क्वांटम ऑफ लैटिस वाइब्रेशन का है। तो जिसके कारण ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके के मटेरियल में हमारी लाइट भी जनरेट होगी और साथ साथ में हीट भी जनरेट होगी। ड्यू टू दिस रीजन इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल आर नॉट सुटेबल फॉर लाइट इमिशन। इसके एग्जांपल हमारे हो गए सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम फास्फाइड और सिलिकॉन कार्बन, ये सब हमारे होते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इसके बाद देखते हैं सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा पोर्शन जो नेट के पर्पस से, आप लोग सिलेबस पे नहीं है, लेकिन नेट में जो पूछा जाता है, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन सुपरकंडक्टर। इसका जो फार्मूला है, EF इक्वल टू होता है EC प्लस EB बाई 2 प्लस 3/4 लॉग KT भी होता है 3/4 KT NH क्रॉस अपॉन ये हमारा फार्मूला होता है। अगर हम फर्मी लेवल की बात करें सुपर कंडक्टिंग स्टेट की, तो जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है EC प्लस EB, EC हमारी क्या है, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, EB हमारा क्या है, एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, 3/4 kT log mh क्रॉस। h पर हमारा होल है, होल का इफेक्टिव मास है, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें और टेंपरेचर हमारा क्या हो, 0 केल्विन हो, तो उस कंडीशन में T की वैल्यू जब 0 करेंगे तो फर्मी लेवल हमारा क्या हो जाएगा, EF इक्वल टू EC प्लस EB अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब दोनों हमारे एनर्जी बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिल्कुल मिड पॉइंट पर फर्मी लेवल होगा।
अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फर्मी लेवल हमारा क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, लेकिन ये हमारा मूवमेंट क्या होगा, बहुत कम होगा। रूम टेम्परेचर पे हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, ये तो हमारा क्या था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। अगर एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में हम क्या करते हैं, फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट डॉप करते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा फर्मी लेवल होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा ईडी प्लस ईसी बाई 2 प्लस केटी लॉग, और यहां से हो जाएगा एमडी अपॉन एम। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहां से ईडी हमारा क्या है, डी फॉर डोनर, डोनर एनर्जी लेवल है। सी हमारा क्या है, ये कंडक्शन मोमेंट के लिए है। अब इस केस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एनआई हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। एनआई मतलब इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, और जिसके कारण हमारा फर्मी लेवल क्या हो जाएगा, और एनआई को अगर हम बढ़ाएंगे तो फर्मी लेवल हमारा क्या हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा। यहां से देखिए, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, और अगर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्मी लेवल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा क्या होता है, फर्मी लेवल कहां पे होता है, नियर टू हो जाएगा ये बैलेंस बैंड की तरफ। समझ में आ रहा है सबको, नहीं? सबको समझ में आ रहा है? ये हमारा एन टाइप हो गया। और अगर पी टाइप की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, EF इक्वल टू हो जाएगा हमारा EB प्लस EB, यहाँ पे बैलेंस बैंड डालेंगे, ED प्लस EB बाई 2 माइनस KT लॉग ND ये होगा। पी टाइप हमारे क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है। वी हमारा क्या है, बैलेंस बैंड। यहाँ पे हमने सी लिया था, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, वी लेंगे एन अपॉन एन। अब यहाँ से जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर माइनस टर्म है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगा, ये तो डिक्रीज होगा, लेकिन फर्मी लेवल हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा फर्मी लेवल क्या होगा, ऊपर उठेगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा फर्मी लेवल क्या होगा, नीचे आएगा। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के मिड पॉइंट में होगा। जैसे अगर हमारा यहाँ पे EC है और यहाँ पे EB है, तो फर्मी लेवल हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट में होगा। और यहाँ पे अगर हम एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर EC है और ये EB है, तो यहाँ पे फर्मी लेवल हमारा क्या होगा, ये मिड में, मिड से क्या हो जाएगा, ये यहाँ नियर टू बैलेंस बैंड, और पी टाइप में हमारा नियर टू कंडक्शन बैंड हो जाएगा। तो ये आप लोगों का इतना ये हो गया। इसके बाद कल क्लास में हम थोड़ा सा और बताएंगे, उसके बाद 2 क्लास और देनी पड़ेगी, फिर एक कंप्लीट